टी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हमने अनुराग सारे के सारे ट्राइबल रिवॉल्ट कर लिए, हमने पॉपुलर रिवॉल्ट भी कर लिए और हमने प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल की सीरीज़ में अच्छे से पॉपुलर रिवॉल्ट कंप्लीट किए, अच्छे से ट्राइबल रिवॉल्ट, और आज से हम पीजेंट रिवॉल्ट की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के पीजेंट रिवॉल्ट में हम 3 रिवॉल्ट्स को करेंगे, मतलब पकड़ेंगे क्या करेंगे। तो उन 3 रिवॉल्ट्स में सबसे पहले आएगा इंडिगो रिवॉल्ट, सेकंड हम इसमें करेंगे मोपला रिवॉल्ट भी कहते हैं इसको, मोपला राइट भी होते हैं, मोपला अपराइजिंग भी है। मैं हर चीज़ बताऊंगा कि इसके इतने सारे नाम क्यों हैं। और उसके बाद हम करेंगे पाबना रिवॉल्ट, इसे भी अपराइजिंग के तौर पर जाना जाता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वाई। चलिए, जब हम इन रिवॉल्ट्स की बात करते हैं तो बिगिनिंग हम करते हैं इंडिगो रिवॉल्ट की। इंडिगो रिवॉल्ट, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ कहाँ है। तो आपको आंसर करना है बंगाल के रीजन में हुआ है, इंडिगो रिवॉल्ट बंगाल में हुआ है। सेकंड आपसे क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर हुआ है, ये 1859 से 1860 के दौरान, कि कब हुआ है, ये 1859 से 1860 के दौरान हुआ है। अब हम इसके बारे में पूरी कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नेम जस्टिफाई कर दूँ, इंडिगो देखिए एक तरह का प्लांट है जिसका नाम है इंडिगो फेरा। ये जो इंडिगो फेरा प्लांट है, हमें इससे क्या मिलता है, इससे नेचुरल डाई मिलती है। नेचुरल डाई का मतलब यहाँ पे कलर मिलता है। और इंडिगो फेरा प्लांट की खासियत यह है कि इसकी ये नेचुरल डाई सभी तरह के टेक्सटाइल जैसे कि सिल्क, रेयॉन, लिनन, कॉटन, वुलन, हर कपड़े के ऊपर बहुत अच्छी शाइन देती थी, ब्राइटनेस अच्छी देती थी, इसका अच्छा इम्प्रिंट आता था, लूज़ नहीं होते थे जल्दी, और इसके कई एडमिक्सचर्स प्रिपेयर होते थे, मतलब कई कलर इससे आप बना लेते थे। ये सारी इसकी खासियतें थी। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये ट्री मेनली ट्रॉपिकल है। तो ट्रॉपिकल होने की वजह से आपको ट्रॉपिकल रीजन्स के अराउंड ही मिलेगा, जहाँ पर हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी होती है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पर अब आपको कुछ चीज़ें बतानी चाहूँ तो वो ये हैं कि आप सब जानते हैं, ये इंडिया, मैंने एक रफ़ स्केच बनाया, उसके बाद ये सारा अरेबियन सी रीजन, देन ये हम देखते हैं अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ से हम आते हैं अफ्रीका, ये सारा मेडिटेरेनियन रीजन, और उसके अलावा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अटलांटिक। तो अटलांटिक है तो उसमें आप ये यहाँ पर देखिए अमेरिका, और ये यहाँ पर आप देखेंगे यहीं पर साउथ अमेरिका आपको देखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में ये सारा रीजन जो कि इक्वेटर के अराउंड का रीजन है, ये रीजन मेनली जहाँ पर अटलांटिक ओशियन में बहुत सारी छोटे आइलैंड्स हैं, जिन्हें लेसर एंटिलेज, ग्रेटर एंटिलेज के तौर पर हम जानते हैं, जिन्हें कोलैबोरेटिवली वेस्ट इंडीज़ भी कहते हैं। इन्हीं में क्यूबा आता है, हेटी आता है, ये सारी कंट्रीज़ भी यहाँ पर आती हैं। तो कुल मिलाकर के यूरोपियंस बहुत लंबे समय से ही, समवेयर अराउंड द 15th सेंचुरी, जब भी 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से निकला था इंडिया ढूंढने के लिए, तो वो वेस्ट की तरफ गया, उसे लगा धरती गोल है तो मैं वेस्ट में जाके भी ईस्ट पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रास्ते में कुछ और कॉन्टिनेंट भी आ सकते हैं। ऐसे में उसे जब ये रीजन एनकाउंटर हुआ तो उसने इन छोटे आइलैंड्स को इंडिया ही कहा। तब से लेकर के ये रीजन, मैक्सिको रीजन, ये सारा यहाँ पर जो भी ओरिजिनल्स हैं, एबोरिजिनल्स ट्राइब्स, उन्हें इंडियंस कहा जाता है। तो अमेरिकन ट्राइब्स को अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स के तौर पे जाना जाता है। अब जब इस रीजन में यूरोपियंस 15th सेंचुरी के अराउंड आ चुके हैं, तो उसी समय से ये भी ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ से भी आप इंडिगो ले सकते हैं। लेकिन समय आगे बढ़ा, सिचुएशन चेंज हो गई। यूरोपियंस टाइम टू टाइम अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आते रहे और यहाँ पर आकर के सेटल होते रहे। जब वो यहाँ पर आकर के सेटल हो गए, उनके आगे फर्दर बच्चे हुए, वो जो डिसेंडेंट्स हैं, उसकी वजह से नई से नई जनरेशन्स एग्जिस्टेंस में आती रही और उनकी आइडेंटिटी अब अमेरिकन ही हो गई है। अब वो नहीं चाहते कि एक डिस्टेंट लैंड जैसे कि यूरोप
पॉलिसीज़ बनाए और उन अमेरिकन्स के ऊपर लागू करे, उन अमेरिकन्स के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ यूरोपियन कंट्रीज़ की ग्रोथ के लिए करे। तो इस वजह से उन अमेरिकन्स ने अपनी आवाज़ अपने ही एंसेस्टर्स, अपने ही पूर्वज जो कि यूरोप में हैं, उनसे मुक्ति के लिए उठाई, और ये हो गया अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776। तो इस समय में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हुई, चाहे वो ट्रेड का फ़्लो था, चाहे वो गुड्स का फ़्लो था। ऐसे में साइमल्टेनियसली इंडिया में सिचुएशन एक चेंज हो गई। वो ये सिचुएशन चेंज हुई कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हारा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसी समय से जितने भी बंगाल के नवाब थे वो एक तरह से पपेट हो गए थे ब्रिटिशर्स के हाथों। लेकिन समय आगे बढ़ा, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और इसी की वजह से फिर 1765 में ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की वजह से एक लीगल राइट मिल गया बंगाल में ब्रिटिशर्स को, दैट इज़ बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के राइट्स, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के राइट। इसकी वजह से बंगाल वो एरिया है जो लगभग सबसे पहले अंग्रेज़ों के हाथ में आया। ऐसे में इधर से 1776 में रेवोल्यूशन का असर है, यहाँ से इंडिगो प्लांटेशन, ट्रेड और बाकी चीज़ें ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं। ऐसे में बंगाल अब अपने कंट्रोल में है। तो 1776 में जैसे ही अमेरिकन रेवोल्यूशन और ये चीज़ें होती हैं, उसके इमीडिएटली बाद ही 1777 के अराउंड कुछ फ्रेंच प्लांटर्स के थ्रू आप देखेंगे कि इंडिया में आपको बंगाल में इंडिगो की खेती को इंड्यूस करने के प्रोसेस दिखेंगे। तो 1770 ऑनवर्ड, द एग्जैक्ट ईयर ये 1777, बंगाल के रीजन में फ्रेंच इंडिगो प्लांटर्स इंडिगो प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करा देंगे। ओके, कारण ये हुआ करता था कि अब यूरोप जो है उसे बड़े लेवल पर इंडिगो की ज़रूरत रहती थी। क्यों? क्योंकि यूरोप में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती थी। अचानक से चीज़ें बदली हैं। 1760 जो था, इस समय में यूरोप की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फाउंडेशन होती है, नींव रखी जाती है, और इसी समय ऑनवर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे 1770, 80, 90 और 1800 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब कल्मिनेट होने लगता है, इंडस्ट्रीज़ बहुत फास्ट चलती हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत अल्टीमेट है। ऐसे में बड़े हाई लेवल पे ज़रूरत है हाई क्वालिटी इंडिगो की, बिकॉज हाई क्वालिटी डाई चाहिए, हाई क्वालिटी कलर चाहिए। अब तक ये ज़रूरतें कैसे पूरे होती थी यूरोपियंस की? देखिए, यूरोप ठंडे क्लाइमेटिक रीजन में होने की वजह से इंडिगो की खेती तो नहीं कर पाता था, जो कि इंडिगो फेरा से मिलता था, लेकिन फिर भी मस्टर्ड प्लांट लगते थे, मस्टर्ड स्पीसीज़, मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट लगते थे, जैसे कि वोड। तो वोड प्लांट्स के थ्रू इंडिगो उगाया जाता था, और ये एरिया मेनली इटली का हुआ करता था। यहाँ के इंडिगो प्रोड्यूसर्स, वोड इंडिगो प्रोड्यूसर्स की मोनोपोली हुआ करती थी इस खेती के ऊपर, और वो भारी कीमत लागू किया करते थे पूरे यूरोप को इस नेचुरल डाई के लिए। तो मतलब ये है कि एक तो ट्रॉपिकल रीजन से उनको ये रिसीव होता था, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, रेवोल्यूशन होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, लोअर यूरोपियन कंट्रीज़ यानी कि इटली है, जो भी मेडिटेरेनियन अराउंड सी के अराउंड है, यहाँ पर आपको मस्टर्ड फैमिली का वोड ट्री नज़र आता है, वोड प्लांट, जिससे आपको एक नेचुरल डाई मिलती है। बट ये इंडिगो नहीं, इंडिगो फेरा नहीं है, इसकी ब्राइटनेस उतनी नहीं होती, इसका इम्प्रिंट उतना मजबूत नहीं होता, और ये सभी तरह के टेक्सटाइल पे अच्छा वर्क नहीं करता। लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत इतनी है यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ को कि इनकी अपनी एक पूरी एसोसिएशन बनी है, और ये बहुत मनमाफिक कीमतें लागू करते हैं, पूरी मोनोपोली बना रखी है। ऐसे में नए एरियाज़ की सर्च आउट करना ज़रूरी था, और वो सर्च एरिया बन गया बंगाल। और 1777 में फ्रेंच प्लांटर्स के द्वारा जब यहाँ पर प्लांटेशन करानी शुरू की गई, तो उसी के बाद से सारा सिनेरियो चेंज हो गया, और लंबे समय तक एक जद्दोजहद चली इंडिगो प्लांटर के बीच में और भारत में जो पीजेंट है, जो फार्मर है, उसके बीच में। और ये कल्मिनेट होकर के 1859 फिर 1860 का इंडिगो रिवॉल्ट के तौर पर हमें दिखा। हम देखते हैं कि वो क्या ग्राउंड्स थी और क्या कंसेप्ट थे, ताकि हमें सारा सिनेरियो समझ आ जाए। देखिए, अल्टीमेट हुआ क्या कि जब ब्रिटिश प्लांटर्स यहाँ पर आए तो क्या क्या सिस्टम हुआ करते थे, कंसेप्ट समझते हैं, थोड़ी बैकग्राउंड्स अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि ज़मींदार वर्ग एग्जिस्ट करता था बंगाल में। ब्रिटिशर्स ने भारत में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये अपनाया कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया।
क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़रूरी था लैंड रेवेन्यू, क्योंकि वो बैकबोन था इकोनॉमी की। इंडिया में शुरू से ही लैंड रेवेन्यू, जो कि एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू आता है, यही इकोनॉमी की बैकबोन के तौर पे काम करता रहा है। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर के 3 तरह के सेटलमेंट्स किए, जिसमें कि बंगाल के इलाके में ज़मींदारी सेटलमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, मद्रास और बॉम्बे के इलाके में रैयतवाड़ी सेटलमेंट, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट में महलवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम लागू किया। जब बंगाल में ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम लागू था तो एक फ़र्क यह आ गया कि इसके पहले जो लोग खेती करते थे, जो फार्मर होते थे, वही उस ज़मीन के मालिक भी हुआ करते थे। लेकिन अब प्रोसेस चेंज हुआ, जो ज़मींदार हैं जिसके पास सिर्फ कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते थे पहले, कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करा के देता है रूलर को, इसकी वजह से उसे कुछ कमीशन मिलता है और कुछ लैंड वहाँ पे मिलता है जिस पे वो खेती करता है, बट उस लैंड से रेंट असेस नहीं किया जाता। इसके अलावा उसके पास ज़मीन के और अधिकार नहीं थे, ज़मीन उसी की थी जो वहाँ पे हल चलाता था, मतलब प्रॉपराइटरी राइट वही रखता था। अंग्रेज़ों ने ये प्रोसेस चेंज किया, फार्मर एक तरह से रातों रात टेनेंट बना दिया गया, किराए पे ज़मीन जोतने वाला इंसान बना दिया गया, प्रॉपराइटरशिप के राइट, मालिकाना हक ज़मींदार में डाल दिया गया। तो ज़मींदार अंग्रेज़ों की वजह से ही मालिकाना हक एंजॉय कर रहा था। ऐसे में यूरोपियन प्लांटर यहाँ पर आएंगे तो नेचुरली उन्हें अगर खेती करनी है या करवानी है, उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है। तो एक तरीका तो उनके लिए ये हो सकता है प्लांटर के लिए कि वो ज़मीन वो ज़मींदार से ले ले, तो ज़मींदार से वो ज़मीन लीज़ पे लेगा। तो ज़मीन उसने वो ज़मींदार से जो लीज़ पे ली है, नेचुरली ज़मींदार को लीज़ दे देने के बाद वो ज़मीन अब उस समय के लिए तो प्लांटर की हो गई एक तरह से। और अब तक ज़मींदार फार्मर से, यहाँ पर फार्मर का मतलब पीजेंट से है, पीजेंट से क्या वसूल रहा है? रेंट। क्योंकि मालिकाना हक ज़मींदार का है तो उसकी ज़मीन पर पीजेंट खेती कर रहा है तो फिर रेंट ही देना पड़ेगा। और ज़मींदार बदले में क्या करता था? अथॉरिटी को, यानी कि गवर्नमेंट को क्या देता था? रेवेन्यू। अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि प्लांटर ने ज़मींदार से लैंड लीज़ पे ले लिया है, तो अल्टीमेटली प्लांटर भी इस जो पर्टिकुलर पीजेंट है इससे क्या ले सकता है? रेंट। ये रेंट लेने की ताकत मिल गई। तो बार बार नोट्स में और बुक में ये रेंट वर्ड आएगा, ये कैसे हुआ मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा एक सिचुएशन ये हुई कि ब्रिटिशर्स ने 1833 में एक एक्ट पास करके प्लांटर को भी ज़मीन खरीदने की ताकत दे दी, और वो प्रोपराइटर हो सकता है, वो ऑनर हो सकता है। मतलब कि प्लांटर अब ज़मीन ज़मींदार से लीज़ पे नहीं ले रहा या सरकार से सीधे सीधे ज़मीन का प्रोपराइटरशिप का राइट ही ले रहा है, तो ये ऑनर हो गया ज़मीन का। अगर ये ज़मीन का ऑनर भी हो गया है तो ये पीजेंट से क्या ले सकता है? रेंट। मतलब या तो ये ऑनर है या इसने ज़मींदार से ज़मीन लीज़ पे ली है, दोनों ही कंडीशन में ये पीजेंट से रेंट ले सकता है। ये एक प्रोसेस है। चलिए, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ जिसके तहत हमारा सिस्टम सारा इस्टेब्लिश हो जाएगा। होता ये था कि जब प्लांटर भारत आया तो उसे इंडिगो की खेती करानी है, उसके लिए वो कौन से तरीके अपना सकता है? 2 तरीके हुआ करते थे, एक निज सिस्टम होता था और एक रयौती सिस्टम होता था। निज सिस्टम और रयौती सिस्टम का क्या फ़र्क हुआ करता था? देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है रयती सिस्टम या निज सिस्टम। सबसे पहला आस्पेक्ट ये हुआ करता था कि निज सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ पर लैंड जो है वो प्लांटर का अपना है। मतलब या तो प्लांटर ने वो लैंड लीज़ पे ले लिया है ज़मींदार से, या प्लांटर उस लैंड की प्रॉपराइटरशिप रखता है। ऐसे में प्लांटर को यहाँ पर काम करने के लिए चाहिए लेबर, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें तो जितनी भी ये इंडिगो का प्रोसेस है, खेती में इंडिगो की खेती से लेकर के इंडिगो लेने तक का, इसका इनपुट कॉस्ट क्या है? इट इज़ ओनली लेबर, इट इज़ ओनली लेबर। वो मैं अभी जस्टिफाई करूँगा। तो ऐसे में यहाँ पर लैंड ज़मीन प्लांटर का है, लेकिन उसे यहाँ पर इंडिगो लगाने के लिए चाहिए इनपुट के तौर पर लेबर। जो रयौती सिस्टम, इसलिए इसका नाम निज सिस्टम है। निज का मतलब यहाँ पर ये है कि ज़मीन अपनी है, निजी है, प्राइवेट है, तो ये उसकी ज़मीन है। लेकिन रयौती सिस्टम में ज़मीन रैयत की है, रैयत उस पर खेती कर रही है। क्लियर है? यहाँ पर रैयत खेती कर रही है, ये ज़मीन रैयत की है, लेकिन इस ज़मीन के 25% हिस्से पर उनको नील उगाना है, इंडिगो उगाना है, बाकी हिस्से पे वो चाहे कुछ भी उगाएं। तो ये रयौती सिस्टम है। ओके, निज सिस्टम और रयौती सिस्टम, ये 2 तरह के सिस्टम एग्जिस्ट किया करते थे इंडिया में। दोनों कैसे एग्जीक्यूट होते हैं मैं आपको अभी समझा दूंगा। मुद्दा यहाँ पर आ जाता है कि हम लेबर का कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि वाई लेबर इज़ इम्पॉर्टेंट।
लेकिन ध्यान से देखिए कि प्लांटर को यहाँ पर कौन सा पर्पस पूरा करना है। प्लांटर एक तरह से कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब ये है कि पूंजीवादी है, मतलब मिनिमम इनपुट लगा करके मैक्सिमम मॉनेटरी बेनिफिट इसको लेना है। उसको क्या कर सकते हैं आप कोई चीज़ जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको प्रोड्यूस करने में कई तरह के फैक्टर यूटिलाइज होते हैं, जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक चीज़ प्रोड्यूस होती है और उसकी फिर एक वर्थ होती है, और उस वर्थ के अकॉर्डिंग जिसने भी जो फैक्टर कंट्रीब्यूट किया है आप उसको वापस करते हैं। लेबर के कंपैरेटिवली वेजेस दे दिए जाते हैं, लैंड के कंपैरेटिवली रेंट दे दिया जाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करने के बदले में इंटरेस्ट दे दिया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेम्यूनरेशंस जो भी बनते हैं, प्रॉफिट्स वगैरह दे दिए जाते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज़ लेबर। ओके, अगर ये ऑल इन ऑल लेबर ही आपको मिल जाए तो फिर तो आप अल्टीमेट बेनिफिट और वेल्थ अर्न कर जाएंगे, क्योंकि लेबर इंडिगो लगाने से, इंडिगो काटने, इंडिगो को वहाँ से काट करके विलेज एरिया में, विलेज एरिया को यहाँ पर मोफुसिल एरिया के तौर पे डिनोट किया गया है। मोफुसिल एरिया दैट इज़ अ विलेज एरिया। मोफुसिल एरिया तक वो फसल ले जा करके वहाँ पर 3 स्टेप बैटल्स बने हैं, अलग अलग चौबच्चे बने हैं, मतलब कि उनमें आपको उनको क्रश करना है, पहले उन्हें पूरी तरह से क्रश करना है, फिर उन्हें डाइल्यूट करना है, फिर फर्मेंट करना है, सारा कुछ करके उनका जेल बनाना है और फिर उनको ड्राई करना है, तो पिगमेंट्स लेने हैं। ये सारे प्रोसेस में भी अल्टीमेट लेबर लगती थी और मैन डेज लगती थी। ये बनने के बाद जो बड़ी बड़ी पैकेट्स बनते हैं इंडिगो कलर के, पिगमेंट्स के, डाई के, उन्हें फिर कार्ट्स पे लेकर के रिवर पोर्ट तक या रेलवे पोर्ट तक या रेलवे स्टेशन तक ये सब करके लेकर के जाना है। तो देखिए, लगाने से काटने तक, काट के नील कोठी तक ले जाने तक, नील कोठी में नील बनाना, वहाँ से फिर नील पैक करके ले जा करके कितना लेबर इन्वॉल्व है, और अल्टीमेट लेबर चाहिए नील प्लांटर को यहाँ पे जहाँ पे उसके खुद का लैंड है, यहाँ पे लेबर, और यहाँ पर जहाँ पर रैयत ये करेगी यहाँ पे भी लेबर ही इम्पोर्टेंट होगा। अब ये कैसे हो पाएगा देखते हैं। बेसिकली हम बंगाल के एरिया की बात कर रहे हैं, और ये बंगाल का वो एरिया है जो एरिया जाना जाता है राइस कल्टीवेशन के लिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे वेल ड्रेन्ड सॉइल है एलुवियल क्वालिटी की। अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि कई तरह के रिवर चैनल यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, और दूसरा कंसेप्ट ये है कि बरसात अच्छी खासी होती है, और इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर एरिया है साल में 3-3 फसलें चावल की निकाल लेता है। लेकिन अब अल्टीमेट चावल जब आप राइस कल्टीवेशन करते हैं तो उसका कैरेक्टर इंटेंसिव है। आप इंटेंसिव राइस कल्टीवेशन करते हैं, बहुत घनी खेती करते हैं चावल की। सेकंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये लेबर के बेसिस पे होती है, क्योंकि राइस लेबर इंटेंसिव वर्क है, लेबर की डिमांड करता है। तो लेबर आपके पास एबंडेंट है, लेबर आपके पास एबंडेंट है। मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ा दिया कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतना क्यों होता है, एबंडेंट है। अब मुद्दे की बात है कि जब आप खेती कर ही लेबर के दम पे रहे हैं तो नेचुरली फिर आपके पास सरप्लस उस लेवल पे होता ही नहीं है, आपके पास सब्सिस्टेंस होता है। तो आप सब्सिस्टेंस लाइफ यहाँ पर बिता रहे हैं, और अगर सब्सिस्टेंस है तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न में, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट्स में। ये नहीं हो पाता है, इसलिए आप पेरेनियली वही क्रॉप उगाते चले जा रहे हैं जो आप उगा रहे हैं। तो मेनली जो फार्मर पहले से वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो फूड क्रॉप लगा रहा है, लेकिन जब हम उसे इंडिगो के लिए कह रहे हैं तो हम अल्टीमेटली उसे कैश क्रॉप में आने के लिए कह रहे हैं कि आप कैश क्रॉप की तरफ आ जाइए। एक तरफ फूड क्रॉप है, एक तरफ कैश क्रॉप है। फूड क्रॉप लगाने के लिए लेबर एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन कैश क्रॉप लगाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी, आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। आपको अच्छे हल, अच्छे बैल चाहिए, जो इतनी गहरी जड़ें हैं इंडिगो की, उनको निकालने के बाद वापस से वहाँ पे चावल लगा सकें। आपको सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर कराना है। ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अब इन दोनों सिस्टम के तहत होता क्या है, कैसे काम किया जाता है, उसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि कुछ ही समय में फार्मर्स ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि इंडिगो फार्मिंग उनके लिए डेट्रीमेंटल है, और इसी की वजह से उन्होंने डिफ़ाई कर दिया कि हम इंडिगो फार्मिंग अपने खेतों में नहीं करेंगे। उनका ये डिफ़ाई करने का कारण समझ आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम इंडिगो प्लांट की बात करते हैं तो मुद्दे की बात ही इसकी रूट्स हैं। रूट्स आर वेरी डीप। इतनी गहरी जड़ें होने की वजह से ये सॉइल से बहुत डीपली फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है। इसके बाद जब आप इसे हटा करके यहाँ पर राइस उगाना चाहते हैं तो राइस की खेती नहीं हो सकती, क्योंकि सॉइल इनफर्टाइल हो चुकी होती है। सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी रिस्टोरिंग कैपेसिटी इतनी क्विक नहीं होती है कि आप इतनी सारी मल्टीपल क्रॉप्स उसमें से निकालते रहें। ये एक पहला एस्पेक्ट था।
तो उनकी फर्टिलिटी लूज़ होती गई ज़मीन से किसानों की, ये पहली बात। दूसरी बात, राइस वो उगाया करते थे जो फूड क्रॉप के तौर पर जाना जाता था, लेकिन समय बीत जाने की वजह से अब वो नील की खेती करने लगे हैं, तो नेचुरली उन्होंने फूड क्रॉप को कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। ऐसे में उन्हें एक एक्सपेक्टेशन होगी कि उन्हें नील की खेती की अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन नील की खेती की अच्छी कीमत नहीं दी गई। कारण ये हुआ कि जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू होती थी उसका 2.5%, यानी कि 100 रुपये की अगर मार्केट वैल्यू है तो 2.5 रुपया दिया जाता था किसान को। इतनी अंडर वैल्यू करके ये कीमत पे की जाती थी। ऐसे में अब किसान को कई तरह की दोहरी मारें झेलनी पड़ रही हैं। वो मारें अब मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। ओके, चलिए अब देखिए, प्लांटर को किसी भी तरह से किसानों से इंडिगो की खेती करवानी थी। उसके लिए प्लांटर ने क्या देखा, सपोज़ कीजिए किसान से आकर के कहा कि आप ये खेती करिए। किसान ने उससे कहा कि भाई ये खेती हम नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि इसके लिए हल बैल की उस लेवल पर आवश्यकता है, फिर हम फूड क्रॉप्स लगाते हैं और हमारे पास उतनी क्रॉप रोटेट करने की मैकेनिज़्म भी नहीं है। लेकिन प्लांटर ने उन्हें आकर के कहा कि आप चिंता मत करिए, आज की डेट में जो आप खेती करते हैं इससे आपको उस लेवल पर मॉनेटरी गेन नहीं होता, लेकिन ये मनी इकोनॉमी का सिस्टम है। इसमें आज की डेट में आपको रेवेन्यू भी कैश में पे करना पड़ता है। यही तरीका था, हमने आदिवासियों को भी कैश इकोनॉमी में इन्वॉल्व किया और हमने उन्हें ट्राइबल से पीजेंट कर दिया, यानी कि हमने धीरे धीरे ट्राइबल एरिया का पीजेंटाइजेशन कर दिया, उन्हें सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट में बदला और बाद में हमने फिर उन्हें और बड़े स्केल पे लूटने का काम किया। अब यही तरीका यहाँ पर भी है कि आपको उन्होंने एंटाइज किया ये कह करके कि भाई हम आपको एडवांस लोन देंगे, आप उसके बेसिस पर जो भी आपको प्लांट परचेज़ करना है, जो भी आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत है, हल बैल की, ये सारी चीज़ें आप यूटिलाइज़ करना और सब कुछ बेस्ट चलेगा। यानी कि फार्मर से ये प्रॉमिस रहता था एक प्लांटर का। प्लांटर फार्मर के बीच में क्या हो रहा है देखिए, प्लांटर और कल्टीवेटर के बीच में ये प्रॉमिस होता था। प्लांटर कहता था कि सपोज़ करो आपके एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करने के लिए जो इंडिगो के लिए ज़रूरत है मैं आपको 100 रुपीज़ देता हूँ, तो अल्टीमेटली आपकी फसल की इतनी की वैल्यू बनेगी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 500 रुपीज़ की आपको अर्निंग होगी। ये 100 वहीं पे डिड्यूस करके ₹400 भी आपके पास बचेगा। मतलब ये है कि खेती करने के लिए एडवांस लोन भी मैं ही दूंगा। और इस एडवांस लोन को उस समय में ददन कहा जाता था, इसका नाम था ददन। इसकी वजह से आपको कभी पूछे कि ददनी सिस्टम क्या था, तो इट इज़ अ एडवांस लोन सिस्टम, उसे ददनी कहा जाता था कि मैं आपको ददन दूंगा, एडवांस लोन दूंगा, तो मैं दे रहा हूँ आपको। सेकंड, आपकी जो फसल होगी मैं कमिटमेंट करता हूँ उसे खरीदूंगा भी मैं ही, और उस फसल का मैं आपको मार्केट वैल्यू दिया करूँगा। तो अल्टीमेटली जो मैं लोन दूंगा वो तो वहीं कट जाएगा, आपके पास एक्सेस मनी बचा करेगी और जिसके बेसिस पे आप ग्रो कर जाएंगे। फार्मर को भी इस टाइम पर दिखा कि हाँ ये प्रोसेस अच्छा है, इस समय इंडिगो की मांग है, मैं इंडिगो करता हूँ, मुझे जो पैसा मिलेगा, अगर फूड क्रॉप का कहीं लॉस होगा अभी तो मैं मार्केट से फूड क्रॉप परचेज़ कर लूँगा, एटलीस्ट मेरे पास पैसा आएगा, मैं ग्रो कर जाऊँगा। ऐसे में ददन लेना शुरू कर दिया फार्मर्स ने, एडवांस लोन, और उसके तहत इंडिगो की खेती करनी शुरू कर दी। अब जब इंडिगो की खेती उन्होंने करनी शुरू कर दी तो वो क्या प्रोसेस हो गया, यहाँ से ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो माल प्रैक्टिसेस कर ली प्लांटर ने, क्या कर दिया, लेस वे किया जाता था, यानी कि तोला कम जाता था इंडिगो। लोग भोले थे, पता नहीं लगता था, तो जो कम जोखा जाता था, इससे पहले वजन ही कम हो जाता था। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से बहुत ही लो प्राइस उन्हें ऑफ़र किया जाता था। अब 100 रुपये की फसल मान लीजिए तो 2.5 रुपया दिया जा रहा है, तो कम तोलना, मार्केट वैल्यू से बहुत कम देना, इसकी वजह से फार्मर के हाथ में एट द एंड बहुत ही लेस अमाउंट आती थी। इतनी लेस अमाउंट आने की वजह से अब होने ये लगा फार्मर कई फ्रंट पे दब गया। वो कैसे दबा, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसे वो जो ददन दिया गया था, एडवांस लोन दिया गया था, वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे दिया गया था, जो फार्मर को पता ही नहीं था, और उनसे एग्रीमेंट साइन कर लिए गए थे फ्रॉडलेंट, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट पे एडवांस लोन इशू करके फार्मर के अंगूठे लगवा लिए गए। जब फार्मर को उस लेवल पर अपनी प्रोड्यूस सेल करके अर्निंग नहीं हुई, ऐसे में वो हाई इंटरेस्ट वाला लोन उसे वापस करना है, तो वो अब वो वापस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत हाई था। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसी नील की खेती के लिए फार्मर ने अपने खेतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिगो के लिए दे दिया, तो उसका फूड क्रॉप सफ़र हुआ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि उतनी कम जगह में उसने फूड लगाया। एक तो वो शॉर्टेज आई, प्लस
सीज़न बाय सीज़न सक्सेसिवली इंडिगो लगाने की वजह से, इसकी डीप रॉट्स होने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जाती रही, तो फार्मर की प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे गिर गई। तो फूड ग्रेन का शॉर्टफॉल आ गया फार्मर का, और फार्मर को अब अपनी ज़रूरतें पेट भरने के लिए भी फूड बाज़ार से ख़रीदना है, तो वो ट्रैप हो गया कैश इकोनॉमी में। और ऐसे में और वादा कर रहा है ये प्लांटर, और कोयरसिव मेज़र है कि अब तुम एक नए प्रोसेस में आओ। वो ये है कि अब अल्टीमेटली तुम्हें रेंट पे करना है। अगर तो तुम्हारा रयौती सिस्टम है, तुम्हें अपने ज़मींदार को रेंट पे करना है। सेकंड, तुम्हें मेरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। थर्ड, तुम्हें फूड ग्रेन परचेज़ करने हैं अपने लिए। ये 3 चीज़ें हैं। डोंट वरी, मैं तुम्हें ये तीनों चीज़ें तुम नहीं कर पा रहे, मतलब तुम मेरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं दे पा रहे, तुम अपना फूड ग्रेन भी परचेज़ नहीं कर पा रहे, तुम रेंट भी नहीं दे पा रहे। इसके लिए मैं तुम्हें फिर से इंटरेस्ट वाला लोन देता हूँ, नया ददन देता हूँ, तुम ये ले जाओ। अब जब ये नया ददन ले लेता था एक फार्मर, तो होता क्या था, ये दिया तो जाता था कि वो नए सिरे से फिर से खेती करे। तो नए सिरे से खेती करने के बजाय वो इस नए पैसे से पुराना रेंट, पुराना इंटरेस्ट विद द प्रिंसिपल और फूड ग्रेन परचेज़ करता था। नई खेती का साइकिल फिर रुका हुआ है। ऐसे में अब उसकी ज़मीन, घर बार, उसके बैल, हल सब गिरवी होने लग जाते थे। एक टाइम ऐसा आता था वो खुद भी गिरवी हो जाता था। खुद आने वाले वंशज, सारे बच्चे, बॉन्डेड लेबर का कंसेप्ट चलता था। और फिर ये लेबर को निज खेती सिस्टम में प्लांटर अपने खेतों में यूटिलाइज़ करता था, क्योंकि उन्हें वो कुछ देता नहीं था। वो काम करते जा रहे हैं दिन रात, लेकिन वेजेस के बदले में क्या कर रहे हैं, जो हाई इंटरेस्ट वाला लोन था वो कट रहा है बस, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो बना ही रहेगा। क्योंकि हाई इंटरेस्ट वाले उस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जोड़ करके और इंटरेस्ट लगता जा रहा है, जबकि कंसेप्ट ये होता था कि सिर्फ मूल पे ब्याज लगता है। लेकिन हर बार मूल ब्याज जोड़ के उस पे ब्याज, और फिर से मूल और ब्याज जोड़ा उस पे ब्याज, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट को क्लब कर करके एक नई वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल 10 रुपया था, ब्याज जोड़ जोड़ करके आपने इसको 100 रुपया कर दिया है। ये प्रिंसिपल 100 रुपया हो गया है, अब समझिए इस बात को, और प्लस नया 10 रुपये फिर से ब्याज है, तो अब प्रिंसिपल 110 रुपया हो गया है इस पर। तो वो इस तरह से एक टाइम ऐसा आया जब सरकारों ने देखा कि 10 रुपये पे आदमी 1000 रुपया पर इंटरेस्ट भर रहा है, भाई प्रिंसिपल पे ये इंटरेस्ट है क्या। सो ये सारी चीज़ें हुई थी बाद में जा कर के, लेकिन इस तरह से उनको लूटने का काम किया। वो कब बंधुआ मजदूर हो गए उस निज खेतों में काम करने के लिए, उन्हें पता ही नहीं लगा। ये सब हुआ क्यों, उनके खेतों में कुछ शर्तें होती थी इस प्लांटर की शर्तें ये होती थी कि जो 25% लैंड आप इंडिगो खेती के लिए रखेंगे, वो आपके लैंड का बेस्ट एरिया होगा, जिससे सेम टाइम पर इंडिगो प्लांटेशन करनी होती थी, सेम टाइम पे पैडी, राइस। आप अपना, तो उस समय प्लांटर की डिमांड होती थी कि आप अपना बेस्ट टाइम इंडिगो खेती के लिए प्रोवाइड करेंगे, आप अपने बेस्ट इक्विपमेंट इंडिगो खेती के लिए देंगे। तो बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट टाइम, बेस्ट लेबर, बेस्ट लैंड, सब कुछ इंडिगो के लिए दिया जाता था, और फूड ग्रेन्स सफ़र करते थे। समय दर समय बीतता गया, फार्मर सफ़र करता गया, ऐसे में सूखा पड़ जाना, फार्मर के पास कुछ भी ना होना, ये सारी चीज़ें फार्मर को परेशान करती रहीं, वह तबाह होता रहा। और ऐसे में अब कुछ होगा, और वो क्या है, इंडिगो रिवॉल्ट के इवेंट। अब मैं आपको इवेंट बाय इवेंट इंडिगो रिवॉल्ट ट्रेस करके दे देता हूँ। ओके, अब देखिए इवेंट बाय इवेंट हम कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले आपसे कुछ, बंगाल के ऑलमोस्ट 50-60% एरिया में ये हुआ, सेंट्रल एंड साउदर्न बंगाल में। ओके, काफ़ी हिस्सा आज बांग्लादेश में भी फॉल करता है उसका। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम लूँगा, उन सबको याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, किस एरिया से, नादिया डिस्ट्रिक्ट से ये शुरू होगा, नादिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा, और नादिया डिस्ट्रिक्ट में गोविंदपुरा से। तो गोविंदपुरा, नादिया डिस्ट्रिक्ट कौन करेंगे, 2 ब्रदर हैं, जिन ब्रदर का नाम क्या है यहाँ पर, दिगंबर विश्वास। तो मैं बंगाली के नाम है तो दिगंबर विश्वास, ओके, और विष्णु विश्वास, यानी कि विष्णु विश्वास। तो आपसे कोई पूछे कौन है, विश्वास बंधु, विश्वास ब्रदर्स इस विद्रोह के नेता हैं, ये नादिया से हैं। ओके, इसके बाद ये अलग अलग एरिया में भी लीड किया गया है, उन लीडर्स के भी नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। दूसरे लीडर के नाम की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है रफ़ीक मंडल।
रफ़ीक मंडल कहाँ से थे? मालदा से। ओके, तो मालदा से रफ़ीक मंडल ने इसको लीड किया। इसके अलावा पाबना से थे, दो तरह से लिख सकते हैं आप इन्हें, कादिर और कादिर, तो कादिर मुल्ला। ओके, ये पाबना से थे, तो पाबना में कादिर मुल्ला, रफ़ीक मंडल मालदा में, विश्वास ब्रदर्स गोविंदपुर में। इन्होंने रिवॉल्ट किया। गोविंदपुरा में कौन सा इंसिडेंस हुआ? वो ये हुआ कि जब भी प्लांटर के द्वारा ये कहा गया कि आपको नए एडवांस लोन लेने हैं और इंडिगो फार्मिंग करनी है, इन्होंने मना कर दिया कि हम नए एडवांस लोन नहीं लेंगे और इंडिगो फार्मिंग नहीं करेंगे। फार्मर ने प्लांटर ने उस समय एक प्रोसेस अपनाया होता था, वो ये होता था कि जब अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ तो अंग्रेज़ों ने लॉ कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दिए थे, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो है वो लीगलाइज था प्रॉपर। ऐसे में आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, आपको लॉ कोर्ट्स के थ्रू परमिशन लेकर के कोई भी चेंजेस करने होते थे। तो ऐसा प्लांटर को लगता था कि लॉ कोर्ट्स के थ्रू परमिशंस ले करके जब मैं कोई भी एक्ट परफॉर्म करूँगा, इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा, कई तरह की परमिशंस लेनी होंगी। तो वो क्या करता था, वो इससे बेटर फार्मर से कुछ भी कराना चाहता है या कल्टीवेटर से कुछ भी कराना चाहता है तो वो उसे ही कोएर्स करता था, उसे ही मजबूर करता था, प्रताड़ित करता था, परसुएड करता था कि वही अपने लेवल पर मान जाए। इसके लिए वह बल का प्रयोग करता था, जैसे कि लठैल। तो उसने लठैल रखे होते थे जिन्हें हम आर्म्ड रिटेनर्स कहते हैं। ये लठैल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मुद्दा ये हो गया कि जब ये डिफाई किया विश्वास ब्रदर्स ने तो लठैल भेजे गए प्लांटर के द्वारा। प्लांटर के इन लठैल्स को रिपेल करने के लिए गांव के लोग विश्वास ब्रदर्स के पीछे ऑर्गेनाइज हो गए, मतलब इन्होंने रिपेल किया स्ट्रांगली और उनको रिपेल कर दिया। ये एक बात। अगला इम्पॉर्टेंट तरीका ये अपनाया प्लांटर्स ने कि उन्होंने पुलिस को यूज़ करने की कोशिश की कि पुलिस के थ्रू इन्हें मनवाया जाए कि ये चीज़ मान जाए। तो पुलिस को भी उन्होंने रिपेल किया और इसी वजह से पुलिस चौकियों को मारा और जलाया भी गया। ये अगला स्टेप था। अगला तरीका अपनाया गया इनके द्वारा कि ज़मींदारों को यूटिलाइज़ किया जाए, मतलब कि फार्मर को, कल्टीवेटर को थ्रेट किया जाए कि अगर आप नहीं मानते हैं ये खेती करने के लिए, लोन नहीं लेते हैं, दो स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं। या तो आपका एविक्शन कर दिया जाएगा, बेदखली कर दी जाएगी, और या फिर आपके रेंट बढ़ा दिए जाएंगे, बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट रेंट आपसे चार्ज किए जाएंगे। इन एग्जॉर्बिटेंट रेंट और एविक्शन का भी डर इन लोगों को नहीं सताया और एक नया कैंपेन शुरू हुआ, रेंट डिनाई करने का कैंपेन। तो रेंट और रेवेन्यू डिनाई कैंपेन इन्होंने शुरू कर दिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या क्या हुआ और क्या क्या किस किस वे में ये शेप हुआ उसको समझते हैं। इससे जुड़ी कोई ख़ास बातें क्या हैं, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस किस के द्वारा सपोर्टेड था, इसमें किस किस का सपोर्ट मिला। तो मैं आपको वो पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पहले से कुछ ज़मींदार हैं, अंग्रेज़ों ने एक्ट बना करके प्लांटर्स को भी प्रोप्राइटरशिप का राइट दे दिया। मतलब ज़मींदारों के हाथों से ही लेकर के ज़मीन वो प्लांटर के हाथ में गई होगी। तो कुछ ज़मींदार ऐसे रहे होंगे जो इस प्लांटेशन मैकेनिज़्म की वजह से डिसएडवांटेज हो गए होंगे। तो वो डिसएडवांटेज ज़मींदार जो हैं वो आकर के खड़े हुए किनके समर्थन में, इंडिगो रिवॉल्ट के समर्थन में। राम रतन एक इस तरह का ज़मींदार है। आपको क्वेश्चन आएगा ज़मींदार इसके समर्थन में थे? यस, एक सेक्शन ज़मींदारों का इसके समर्थन में था। इंडिगो प्लांटर्स के पास बहुत सारे सर्वेंट्स की ज़रूरत होती थी। अपना काम पूरा हो जाने पर या किसानों के हक़ की बात करने पर वो उन सर्वेंट्स को निकाल दिया करते थे। इन्हीं में से निकाले हुए सर्वेंट्स को हम डिस्कार्डेड सर्वेंट्स कहते हैं। और वो डिस्कार्डेड सर्वेंट्स ने भी आकर के इस कॉज को सपोर्ट करने का काम किया। और उन डिस्कार्डेड सर्वेंट्स की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये एक डिस्कार्डेड सर्वेंट ही थे इंडिगो प्लांटर के। तो ये सेकंड एस्पेक्ट है, ये भी ज़रूरी थे। तीसरा एस्पेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसे मिशनरीज़ ने सपोर्ट किया? यस, इनका मिशनरियों का सपोर्ट मिला हुआ था। मिशनरीज़ आपको पता है कि यूरोप के डिफरेंट एरियाज़ जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, इन एरिया से आकर के बंगाल और बाकी एरिया में सेट हो रहे थे। डच भी थे इनमें। लेकिन अब अगर हम इन प्लांटर्स की बात करें तो ये प्लांटर आने के बाद फार्मर को ख़त्म कर रहे हैं, जो अर्स्टवाइल ज़मींदार हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं।
इन्हीं फार्मर, कल्टीवेटर और ज़मींदारों का तो सपोर्ट था मिशनरियों को। मिशनरी उन्हीं के दम पर तो अपने आप को पेनिट्रेट करा रहे थे। लेकिन जब ये नए प्लांटर आ जा रहे हैं, इन्होंने आकर के पूरा इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ का रूइन कर दिया। इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मिशनरीज़ को भी नुकसान हुआ, जो लोग मिशनरीज़ को सपोर्ट करते थे, जब वो हार्म हुए इसकी वजह से। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट मिशनरीज़ का एक कंसाइंस का कंसेप्ट भी था कि इस तरह से एट्रोसिटीज़ नहीं की जा सकती। यानी कि जब बाद में इंडिगो कमीशन की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में एक लाइन लिखी थी कि एक सिंगल चेस्ट भी, यानी कि एक सिंगल डब्बा भी इंडिगो पिगमेंट का बंगाली किसानों के खून के धब्बों के बिना नहीं पहुंचा है यूरोप। इस लेवल पर एट्रोसिटी की गई है यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा। तो ये चीज़ें आपके कंसाइंस को हिलाती हैं और मिशनरीज़ शायद इस चीज़ के विरुद्ध में थे कि ये इस लेवल पर नहीं होना चाहिए। तो मिशनरियों का भी समर्थन इन्हें मिला था। अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, ये वो समय था जिस समय तक राजा राम मोहन राय के चले जाने के बाद विवियन डिरोजियो, उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर, ये सारे वर्ग बड़े लेवल पर खड़ा कर रहे थे बंगाल रेनेसेंस आस्पेक्ट को। तो बंगाल में एक इंटेलिजेंसिया सेक्शन एग्जिस्ट कर चुका था। ये बंगाल इंटेलिजेंसिया सेक्शन ही है जिसने सपोर्ट किया है इस पूरे के पूरे विद्रोह को। यानी कि आपको कोई पूछा जाए कि बंगाली इंटेलेक्चुअल क्लास का ऐसे सपोर्ट मिला है, बिल्कुल मिला है। यानी कि 2 अखबार, हिंदू पैट्रियट और द बंगाली, इनमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में लिखा गया। उसका कारण भी बता देता हूँ कि बंगाली इंटेलिजेंसिया का सपोर्ट क्यों मिला। देखिए, आप एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हैं, उन एसोसिएशंस में सबसे पहली जो एसोसिएशन है दैट इज़ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और ये ज़मींदार एसोसिएशन है। इसे ज़मींदारों ने बनाया है। तो ज़मींदार्स ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई थी। उनका पर्पज़ ये था कि हम हुक्मरानों के साथ, यानी कि ब्रिटिश लॉर्ड्स, रूलर्स के साथ अच्छी डील्स और बार्गेनिंग्स कर पाया करेंगे एक लीगल वे में, पटिशनर के वे में। इस वजह से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी थी और अपना कॉज प्रमोट करने के लिए, अपने एजेंडे को सिद्ध करने के लिए यही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हिंदू पैट्रियट जैसे अखबार निकालती थी और कई तरह की मैगजीन्स भी निकालती थी। इसलिए हिंदू पैट्रियट और बंगाली का इस मूवमेंट को सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि ज़मींदारों के इंटरेस्ट हार्म हो रहे थे प्लांटर्स की वजह से। ये बात समझ में आई। और अगर लेबर मैक्सिमम प्लांटर की प्लांटेशंस में जाएंगी तो ज़मींदार का भी तो एक लेवल का डिसएडवांटेज हो रहा है ना, क्योंकि वो भी तो इसी लेबर के दम पर अपनी खेती कराता था। तो ज़मींदार 2 तरह से सफ़र हो रहे थे। एक तो जो लैंड उन्होंने प्लांटर्स को लीज़ आउट किए थे, प्लांटर्स उन लैंड का बेनिफिट उठा रहे थे और वो लीज़ और बाकी चीज़ों की शर्तों को प्रॉपर पूरा नहीं कर रहे थे। प्लांटर को समर्थन था उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन लॉ कोर्ट्स और उन पुलिस वालों का जो कभी यूरोप में उन्हीं के क्लासमेट्स थे, जो उन्हीं के साथ पढ़ते लिखते खेलते बड़े हुए थे। भारत में रोज़ दोनों इकट्ठे मिल करके एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक प्लांटर शिकार करते थे, डिनर और चाय पार्टीज़ करते थे। ऐसे में वो इनके खिलाफ़ कैसे जाएंगे? तो इन्हें कई तरह की प्रिविलेजेस, कई तरह की इम्यूनिटीज़ और प्रोटेक्शंस मिली हुई थी ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। इस तरह से ही फार्मर भी सफ़र हुआ इसी वजह से, और ज़मींदार को भी इनसे प्रॉब्लम थी। सेकंड, ज़मींदार को प्रॉब्लम थी कि लेबर सारी डाइवर्ट कर ली जाती है। तीसरा, ज़मींदार को प्रॉब्लम था कि जो ज़मीनें इनके हक़ में आनी चाहिए थी, जिनका हिस्सा मार करके ऑनरशिप का, प्रोप्राइटरशिप का राइट दे करके वो ज़मीनें प्लांटर को दे दी गई, एक आउटसाइडर को दे दी गई हैं। तो इसलिए ये एसोसिएशन समर्थन करेंगी। और अगला कारण अगर मान ले तो ये एक अवेयरनेस थी, ये एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ थी, सपोर्ट था। हम पूरी तरह से ये डिनाई नहीं कर सकते कि इसके में सब्सटेंस नहीं था। यस, एक इंटेलिजेंसिया सेक्शन इसके सपोर्ट में था, और ये एक आप कह सकते हैं कि अवेकनिंग भी थी एक तरह की। बड़े लेवल पर हिंदू पैट्रियट, द बंगाली और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने सपोर्ट करते हुए बंगाल के बहुत से लोग थे, जैसे हरीश चंद्र मुखर्जी द हिंदू पैट्रियट में बहुत सारे लेख लिखते पाए गए हैं इसके बारे में। इसी समय में एक पर्सन खड़ा हुआ जिसने इन सब के एफर्ट्स को बहुत पीछे कर दिया। इसका नाम था दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने एक प्ले लिखा दैट इज़ नील दर्पण। दैट नील दर्पण प्ले इज़ अ वर्ल्ड फेमस प्ले नाउ अ डेज। इन दीनबंधु मित्र के लिखे हुए इस नील दर्पण को बाद में माइकल मधुसूदन दत्ता ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। और माइकल मधुसूदन दत्ता के इस इंग्लिश वर्जन ऑफ द नील दर्पण को उस समय के एक इम्पॉर्टेंट पब्लिशर रेव जेम्स लॉन्ग ने पब्लिश कर दिया। जन जन तक, लंदन तक, ब्रिटिश के डिनर टेबल तक वो जब पहुंची हैं चीज़ें, जब उन थिएटर्स तक वो चीज़ें पहुंची हैं नुक्कड़ नाटकों की फॉर्म में, सभी लोग हिल गए कि इस तरह के सैवेज हैं हम, इस तरह की एट्रोसिटीज़ हम करते हैं। सरकार ने रेव जेम्स लॉन्ग की उस पब्लिशिंग
जो भी मैगजीन्स और आर्टिकल्स हैं उन्हें बंद किया, उनको 1 मंथ की सज़ा दी, उनके ऊपर 1000 जुर्माना लगाया और उनका जुर्माना भी एक बंगाली ने भरा कि मैं तेरा जुर्माना भरूंगा, तू टेंशन मत ले। मतलब एक तरह का सपोर्ट दिख रहा है, एक अवेकनिंग नज़र आ रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह का एक समर्थन मिलता रहा, इन सब का समर्थन था इसको, इस मूवमेंट में। फिर इसी वजह से खासियतें ये रही कि ये मूवमेंट 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद हुई है, 1859 के अराउंड। और इस मूवमेंट की एक खासियत यहाँ पर ये मानी जाती है कि ये ऑर्गेनाइज्ड थी, ये वाइड स्प्रेड थी, इसमें सबका सपोर्ट था, यानी कि विलेज लेवल पर तकरीबन हर कोई सपोर्ट कर रहा था। तो इस वजह से इसे 1857 के रिवॉल्ट से भी आगे बढ़ कर के कुछ लोग ये कहते हैं कि ये भारत में होने वाली गांधी जी से भी पहले गांधी जी के सत्याग्रह के प्रोसेस को अपना करके किए गया प्रोसेस है। मतलब इसके ऊपर आज की डेट में एक डिबेट है कि ये वायलेंट था या नॉन वायलेंट था। आरसी मजूमदार जैसे कद्दावर इतिहासकार ये कहते हैं कि ये सत्याग्रही तरीके से किया गया विद्रोह था, यानी कि कंक्लूजन ये निकलती है कि शुरुआती समय में ये लिटिगेशन बेस्ड प्रोसेस था। कई बारी कंप्लेंट्स की गई, कई बार ये कहा गया कि हमारी पोजीशन को सुधारा जाए। शुरुआत में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने मना ही किया था, रेंट पे नहीं करना, एक तरह का नॉन सिविल डिसोबीडियंस जैसा प्रोसेस नज़र आता है, असहयोग या फिर सविनय अवज्ञा जैसा कंसेप्ट नज़र आता है। तो रेंट ना पे करना, सपोर्ट ना करना, फार्मर के तौर पर लेबर नहीं प्रोवाइड करना, खेतों में इंडिगो नहीं लगाना, ये सारी चीज़ों को एक तरह से रोक रहे हैं। लेकिन जब पुलिस का अत्याचार हुआ, जब प्लांटर ने अपने लठैलों का इस्तेमाल किया, जब प्लांटर ने अपने साथ जो ज़मींदार मिले थे उनका प्रयोग करके, तो फिर यह वायलेंट हुआ है। तो फिर ये ब्रिटिश सरकार के भी अगेंस्ट गया, फिर ये फ्यूडलिज़म के यानी कि ज़मींदार के भी अगेंस्ट गया, और फिर ये ऑल इन ऑल कॉलोनियलिज़म के भी अगेंस्ट गया। तो अगर आपसे कोई पूछे ये एंटी इंपीरियल था, हाँ ये था। ये ब्रिटिश टेलीग्राफ लाइंस उन्होंने उखाड़ी, ब्रिटिश रेलवे लाइंस को प्रॉब्लम दी, ब्रिटिश रेलवे बोगियों को उन्होंने डिसरप्ट किया, ब्रिटिश पोस्ट ऑफिसेज, ब्रिटिश बैंक्स, ब्रिटिश क्या कहते हैं पुलिस स्टेशंस को उन्होंने कैप्चर किया। तो ये एंटी इंपीरियल था, क्योंकि वो एक सिंबल थे कि उन्हीं के तहत ये प्लांटर हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अगर उस पुलिस वाले की, उस मैजिस्ट्रेट की और उस लॉ मेकर की उन्हें सपोर्ट ना हो तो फिर वो ये नहीं कर सकते। तो इट वाज एंटी इंपीरियलिस्ट। और अदरवाइज़ ये फ्यूडलिज्म के भी अगेंस्ट है, सामंतवादी सोच के अगेंस्ट है कि ज़मींदार रेंट बढ़ाने की धमकी देता है, ज़मींदार बेदखली की, ज़मींदार एविक्शन की धमकी देता है, ज़मींदार हमें एक्सप्लॉइट करता है। तो ये सामंतवाद के ख़िलाफ़ है, ये कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ है कि ये जो प्लांटर है ये हमें कीमत सही नहीं देता है, ये प्लांटर हमारे वेट को अंडर वेट करता है, ये हमसे फ्री में लेबर देता है, हमें बॉन्डेड लेबर के तौर पे कन्वर्ट करता है। तो ये कैपिटलिज्म के भी विरुद्ध था। तो ये एंटी इम्पेरियलिस्ट था, एंटी फ्यूडल था, एंटी कॉलोनियल था, ये एंटी कैपिटलिस्ट के तौर पर माना जाता था। अब मुद्दा ये है कि आपसे पूछा जाए कि ये सारी चीज़ें लंबे समय से हो रही थी, एकदम से इस सारे इवेंट को ट्रिगर किस चीज़ ने कर दिया? ट्रिगर करने की घटना अपने आप में बहुत रोचक है। 1854 में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम ओपन होने लगे थे और उनके फलस्वरूप भारतीय भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जो यहाँ की एक पलराव डिवीज़न के डीएम थे। पलराव डिवीज़न के डीएम के द्वारा एक फरमान, एक ऑफिशियल लेटर या तो गलत पढ़ा गया है या फिर उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा कर के एक प्रोक्लेमेशन जारी कर दी। नाम इन तक था हेमचंद्र कर एक प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं सभी पुलिसमैन को कि अगर किसी भी तरह से फार्मर एडवांस लोन नहीं लेना चाहता या इंडिगो खेती नहीं करना चाहता तो ये पुलिसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें फोर्स ना किया जाए एडवांस लेने के लिए या इंडिगो खेती करने के लिए। ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया प्रोक्लेमेशन, ये सभी लोगों ने इस तरह से ले लिया कि हमारे हक में आ चुका है प्रशासन और अल्टीमेटली ये लीगल है कि अब हम किसी तरह का ददन ना एक्सेप्ट करें और इंडिगो ना खेती करें। इसी को आधार लेकर के इसे हम कार प्रोक्लेमेशन कहते हैं। कार प्रोक्लेमेशन को आधार पर रख के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने डिफाई किया था 1859 में इंडिगो खेती करने के लिए एडवांस लोन लेना। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहें कि इसके नतीजे क्या निकले हैं, अगर आप मुझसे पूछें कि ये सफल है, ये बेहद सफल है, ये बेहद सफल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये अल्टीमेट सेकुलर था।
मतलब ये एरिया डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स एंड हिंदू, दोनों कम्युनिटी यहाँ पर रहती हैं इक्वली। हालांकि कई एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी ये सेकुलर था, इसमें किसी तरह की कम्युनल स्ट्राइफ नज़र नहीं आती। मतलब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड और टोटली सेकुलर बेस पर कैरेक्टर पर चलता था। ये शुरुआत में पूरी तरह से नॉन वायलेंट था, बाद में सिर्फ रिस्पांस के मामले में वायलेंट हुआ, इसलिए ये सफल भी रहा। इसी को देखते हुए इंडिगो कमीशन बना 1860 में। सरकार ने इंडिगो कमीशन बनाया और इंडिगो कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा कि प्लांटर्स ने बहुत अल्टीमेट एट्रोसिटीज़ की हैं, बॉन्डेड लेबर को प्रमोट किया है, 25% सिस्टम वाला जो कंसेप्ट था उसके तहत नुकसान कराया गया है फार्मर का, अंडरवेट